सोचिए, मुझे तो ताज्जुब होता है कि लोग संसद में जाते ही मुद्दे क्यों भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरी नज़र राजकुमार राउत पर भी रहेगी और चंद्रशेखर आज़ाद पर भी रहेगी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद खालिस बहुजन राजनीति से निकले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस मुद्दे से नहीं भटकेंगे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अखिलेश यादव को बधाई दी है। चलिए, आज संसद में अखिलेश यादव ने जरूर मुद्दे की बात की। ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मैं 80 सीटें भी जीत जाऊंगा, उसके बाद भी ईवीएम पर मेरा जो भरोसा है वो नहीं रहेगा और हम ईवीएम हटाने की मांग कर रहे हैं। जाति जनगणना का भी उन्होंने मुद्दा उठाया। उसके बाद उन्होंने आरक्षण का भी मुद्दा उठाया, पेपर लीक का भी मुद्दा उठाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सोचिए, इस देश में मीडिया, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया। आज दिलीप मंडल को तमाम लोग गालियां दे रहे हैं। दिलीप मंडल क्या गलत सवाल उठा रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि इस देश में 10 साल में जितने दंगे हुए हैं उनसे कई हजार गुना ज़्यादा दंगे कांग्रेस के 60 साल में हुए हैं? क्या सिखों का नरसंहार नहीं हुआ? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के बैकलॉग भरे जा रहे थे? मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बीजेपी के भक्त बने हुए थे उससे भी SC ST OBC के लोगों ने धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट दिया। नुकसान आप ही का हुआ। 60 साल तक आप कांग्रेस के भक्त बन रहे थे, नुकसान आपका हुआ। अगर कांग्रेस सब अच्छा ही कर रही थी तो लालू यादव किससे लड़ रहे थे? कर्पूरी ठाकुर किससे लड़ रहे थे? जगदेव बाबू किससे लड़ रहे थे? सोनेलाल पटेल किससे लड़ रहे थे? मान्यवर कांसीराम साहब किससे लड़ रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल है, बाबा साहब किससे लड़ रहे थे? तो 60 साल सांपनाथ ने, अब पहले वो नागनाथ था, तो जो नागनाथ था वो सांपनाथ हो गया है। तो 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश में मजे किए और उनके नेता कौन थे? बीजेपी पर मैं आऊंगा, लेकिन 60 साल तक कांग्रेस ने मजा किया। हम तब भी विपक्ष में थे और हम तब भी आंदोलन चला रहे थे और मैंने तमाम नेताओं के नाम बताए हैं। रामस्वरूप वर्मा किससे लड़ रहे थे? बाबू जगजीवन राम ने किससे बगावत की? बाबा साहब किससे लड़ रहे थे? जगदेव बाबू की हत्या कैसे हुई? सोनेलाल पटेल की हत्या कैसे टूटी? करुणानिधि किससे लड़ रहे थे? पेरियार किससे लड़ रहे थे? अब पिछले 10 साल से बीजेपी आ गई है। एक ऐसा दौर रहा है जब बहुजनों को सबसे ज्यादा अधिकार मिला और वो दौर है मिलीजुली सरकार का। इसीलिए कांसीराम साहब कहते थे मिलीजुली सरकार चाहिए। यूपी में एक ऐसी सरकार रही है मायावती जी की और एक बार अखिलेश यादव की, जिसमें बहुजनों के लिए काम हुआ है। बिहार में 30 साल से काम हो रहा है। इसीलिए जाति लालू यादव हुआ, नीतीश कुमार, उन्होंने बहुजनों के लिए काम किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक को बैकवर्ड लीडरशिप वाली पार्टियां चुननी होगी। लेकिन तमाम सवर्ण नेताओं की और सवर्ण पत्रकारों की बेईमानी देखिए। आज उनमें राहुल गांधी में चमत्कार। आज वो अब नागनाथ बीजेपी बनी हुई है और सांपनाथ कांग्रेस है। और फिर वो कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक बीजेपी से लड़े। और मजा कौन मारेंगे? राहुल गांधी। मजा कौन मारेंगे? मृणाल पांडे। और दिलीप मंडल को वो लोग चाहते हैं कि हमेशा विपक्ष में ही रहें। मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल ने किसी भी कीमत पर बहुजन समाज की आवाज को कुंद नहीं किया है। ये सबसे बड़ी खबर है। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। दिलीप मंडल ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक की बात उस समय कहनी शुरू की जब बीजेपी पीक आवर में थी, लोगों को जेल में डाला जा रहा था। लेकिन उनकी लड़ाई कांग्रेस को लाने की नहीं थी, उनकी लड़ाई थी कि बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं। राहुल गांधी ने, मैंने फिर कहा, राहुल गांधी के पूरे भाषण में एक बार ओबीसी की चर्चा नहीं है, जाति जनगणना की चर्चा नहीं है, रिजर्वेशन की चर्चा नहीं है, कास्ट सेंसस की चर्चा नहीं है, कोलिजियम के खिलाफ उन्होंने आवाज नहीं उठाई है, क्योंकि उन्हीं के बाप दादाओं के दौर में कोलिजियम आया है। ईवीएम के खिलाफ राहुल गांधी ने नहीं बोला। मैं फिर कह रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो आरजेडी के सांसदों ने आवाज उठाई लोकसभा में, राज्यसभा में, कास्ट सेंसस को लेकर। तो सवाल यह है कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक राहुल गांधी की वाहवाही कर रहे हैं, उनको, उनके बारे में जान लीजिए। या तो वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैं, या बहुत भोले हैं, या नासमझ हैं। दो ही हो सकते हैं, या तो वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट हैं, बहुत भोले हैं, या नासमझ हैं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी वही गलती कर रही है जो कांग्रेस ने 60 साल गलती की है। लेकिन बस फर्क इतना है कि बीजेपी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी के पक्ष में दिख रही है।
वो राजनीतिक हिस्सेदारी तो दे रही है, लेकिन बीजेपी अभी भी आरएसएस पर नकेल नहीं कस रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं खड़गे जी के भाषण से सहमत हूं कि आरएसएस स्कूल कॉलेज को बर्बाद कर रहा है, जातिवाद मनुवाद का अड्डा है। लेकिन राहुल गांधी को आप क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। बैकवर्ड दलित पिछड़ों ने अगर राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री चुना तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल को आपको समझना पड़ेगा, और दिलीप मंडल कभी भी डाइवर्सिटी के खिलाफ नहीं जाते हैं। वो लगातार जो आपके संवैधानिक अधिकार है उसके पक्ष में बोलते रहते हैं। राहुल गांधी के भाषण में हिंदू मुस्लिम है, सवाल है कि डेटा पर तो बात होगी कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का नरसंहार क्यों हुआ। मुसलमान अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बीजेपी से नफरत नहीं करते हैं, वो धार्मिक वजहों से नफरत करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर धर्म की राजनीति ही करनी है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी एक बार फिर से धर्म की राजनीति शुरू करना चाहते हैं। वो दरअसल उनको लगता है कि SC ST OBC के लोग हमें वोट दे रहे हैं, अब हमें सवर्णों का वोट चाहिए तो हमें धार्मिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। मुसलमान समाज बीजेपी का विरोध इसलिए नहीं कर रहा है कि उनका रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, OBC का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ST का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जबकि 90% मुसलमान OBC में है। वो धार्मिक वजहों से बीजेपी का विरोध करते हैं। डेवलपमेंट, आरक्षण, कॉलेजियम सिस्टम, ये सब उनके मुद्दे में नहीं है। लेकिन बीजेपी तो वही कर रही है, धर्म की लड़ाई लड़ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बीजेपी को पॉलिटिकल सर्वाइव करना है तो वो जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रही हैं, वो जिस तरह से OBC को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन उनको रिजर्वेशन बचाना पड़ेगा। तमाम गैर बराबरी हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो किसी भी समाज के हों, वो बेईमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, और वो अपने ही समाज के SC ST OBC का हक खा रहे हैं। जो जनरल कैटेगरी का मुस्लिम है वो OBC, मुसलमान भी तो OBC है। जो जनरल कैटेगरी में सिख है उसमें SC ST OBC सिख भी तो हैं। तो ये सवाल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये सवाल किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये सवाल 90% जो SC ST OBC हैं, जो इस देश में शोषित वंचित हैं, उनके अधिकार की लड़ाई है। और ये बीजेपी भी नहीं नाकाम दिख रही है इसमें भी। और इसके लिए ज़रूरी है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म करना होगा, रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाना होगा, SC ST 90% लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और धर्म की राजनीति से अलग हटकर, मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी कितना भी धर्म की राजनीति करेगी, अगर वो SC ST OBC जो कि 90% आबादी है, अगर मुसलमान छोड़ भी दे तो भी सिख समाज के SC ST OBC हों या बुद्धिस्ट हों या हिंदू हों, वो सब जब तक उनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा वो वोट नहीं देंगे। हमें न तो बीजेपी से प्रॉब्लम है, न हमें कांग्रेस से प्रॉब्लम है, हमें बाबा साहब के संविधान का समर्थक हैं और हमें अपना संवैधानिक अधिकार चाहिए। हमारे बच्चे कलेक्टर, SP, DM, CM बने, ये लड़ाई है। फिलहाल मुस्लिम समाज इसको समझने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो दिलीप मंडल की आप आलोचना नहीं करते। दिलीप मंडल डाइवर्सिटी के पक्षधर हैं। आप मुझे राहुल गांधी के भाषण का एक क्लिप बता दीजिए जिसमें उन्होंने संविधान की बात की, जिसमें उन्होंने जाति जनगणना की बात की, जिसमें उन्होंने आरक्षण की बात की। उस मामले में मुझे A राजा का भाषण शानदार लगा, जो तमिलनाडु से आते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव बन जाएं, उनकी पार्टी के किसी और नेता को, लालजी वर्मा शानदार नेता है, उनको बना सकते हैं। शाक्य बहुत शानदार नेता है, बाबू सिंह कुशवाहा बहुत शानदार नेता हैं, और तमाम ऐसे उनके बहुजन आंदोलन से निकले हुए लोग जीत के आए हैं। तो अगर राहुल गांधी पर जो लोग वाहवाही कर रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि सारे के सारे वो सवर्ण वाहवाही कर रहे हैं जो बीजेपी में एडजस्ट नहीं हो पाए। मृणाल पांडे एडजस्ट नहीं हो पाए, रवीश कुमार एडजस्ट नहीं हो पाए हैं, आपको बता दें कि अजीत अंजुम एडजस्ट नहीं हो पाए, प्रसून वाजपेयी एडजस्ट नहीं हो पाए, अभिसार शर्मा एडजस्ट नहीं हो पाए हैं। इनको आपके रिजर्वेशन से मतलब नहीं है। इस मामले में RJD का स्टैंड शानदार है, और उन्होंने कहा है कि हम बिहार में जो 65% रिजर्वेशन खत्म हुआ है उसके 75% उसके खिलाफ हम जाएंगे। आपको बता दें कि हम जाएंगे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन सवाल है कि ये कब तक होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद मैं दूसरी कुछ और बड़ी खबरें बता रहा हूं जो आपके लिए सोशल मीडिया पर जरूरी है। सोचिए किस तरह से यूपी में जजों की भर्ती की परीक्षा में खबर ये है कि 50 पेपर जो है वो लीक हो गए थे, कॉपियों की अदला बदली हुई है। इस पर कोई नहीं बोलेगा तो पेपर लीक पर बोले हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव की तुलना राहुल गांधी से नहीं की जा सकती है। मनोज झा का एक क्लिप वायरल हो रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे रिजर्वेशन के खिलाफ, ये भी सुन लीजिए। जातिगत जनगणना की मांग की थी, नीतीश जी, तेजस्वी जी ने मिलकर सर्वेक्षण कराया, कोर्ट में आया। कोर्ट में कौन खड़े हुए, यहां नाम लूं?
सॉलिसिटर जनरल ने रोकने की कोशिश की। किसके इशारे पे हो रहा है? एक तरफ आप कहते हैं वंचितों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ आप इस प्रकार की कोशिशें करते हैं। आज बिहार की सबसे बड़ी मांग है कि सर्वेक्षण के बाद जो आरक्षण का आधार बढ़ाया गया उसको 9वीं अनुसूची में डालिए। अभी पटना उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है, हम इंतजार करते रहे हैं सरकार से, बिहार की सरकार से, कि वो चैलेंज करे इसको, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल पिटीशन लेके जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अखिलेश यादव ने जाति जनगणना और ईवीएम को लेकर मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आ रहे हैं और ईवीएम का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया, वो भी आप सुन सकते हैं। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, आप बने रहिए दिलीप मंडल के मुद्दों के साथ, क्योंकि वो आपके सामाजिक हितों की रक्षा कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे मुगलों के दौर में तुलसी दुबे ने रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखा और अपने समाज के हितों की रक्षा की। दिलीप मंडल सरकार किसी के हो, सामाजिक हितों की रक्षा कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अखिलेश यादव को बधाई दी है, इसके एक नए संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो बहुजन नेताओं को ही आपस में मिलना जुलना पड़ेगा। और ईवीएम को लेकर जो है वो लोग बोल रहे हैं। और यूपी में जजों की भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है और कॉपियां बदल दी जाती है और उसमें जो नाम है उसका नाम जब आप सुनेंगे तो वैसे ही है जैसे एमटीए के चेयरमैन जोशी जी हैं, यहाँ एक मिश्रा जी हैं। तो मुझे अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव में चुनना होगा तो मैं अखिलेश यादव चुनूंगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने जाति जनगणना, आरक्षण, कॉलेजियम सिस्टम और इन सब पर बात की। इसलिए बीएसपी सुप्रीमो का ये बयान अहम है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश के विभिन्न धर्म के करोड़ों लोगों को हित, कल्याण, भाईचारा आदि के लिए धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया है। तो हमें अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलना चाहिए। राहुल गांधी फिलहाल इस मुद्दे पर फेल होते दिख रहे हैं और सिर्फ सवर्ण लोग जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी का, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो। उनको पेट में दर्द होता है जाति जनगणना से, आरक्षण बढ़ाए जाने से, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने से। और ठेकेदारी में सबसे बड़ा सवाल है, ठेकेदारी में आरक्षण मिलेगा कि नहीं। ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भूल गए हैं। आप लोग पीसीएस जे मेंस में बदली थी 50 कॉपियां, 5 अधिकारी मिले दोषी निलंबित। सतीश चंद्र मिश्रा, इनको निलंबित कर दिया गया है। तो सोचिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना चाहिए और आप अपने सामाजिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत होइए। हिंदू मुस्लिम के खेल में आप पड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार फिर से जो सवर्ण मीडिया है, जो बनु मीडिया है, वो गेंद पटलता हुआ देख के बहुजनों को बहुत सचेत रहना होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।